हमारा क्या कह रहा है। देखिए, निम्न में से किसने बिहार के भागलपुर जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, ये जो है कि आपके बिहार स्पेशल में पूछा जा सकता है, क्योंकि आपके बिहार SCERT के बुक्स में दिया गया है हिस्ट्री में। ठीक है, तो निम्न में से किसने बिहार के भागलपुर जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। क्या फ्रेंड्स देवपाल था, या धर्मपाल, या महिपाल, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, बिहार के भागलपुर जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण फ्रेंड्स धर्मपाल के द्वारा जो है कि किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, ये आपके जो है कि बिहार SCERT की बुक में हिस्ट्री में दिया गया है। और यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे अब हम लोग देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए, मैं हाईलाइट भी जो है कि किया हूँ। यहाँ से देखिएगा, देखिए धर्मपाल ने जो है कि आज के भागलपुर जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। तो यहाँ से ये प्रश्न जो है कि बनाया गया था। अब फ्रेंड्स, इससे एक स्टेप आगे और एक स्टेप पीछे की जानकारी अगर आप लेना चाहेंगे, तो देखिए पाल वंश के बारे में यहाँ पर दिया गया है। देखिए, जो है कि भारत के बिहार एवं बंगाल में पाल वंश का उदय हुआ था। ठीक है, इस वंश का संस्थापक कौन था, तो गोपाल था, जिसका चयन जो है कि स्वयं वहाँ की जनता ने किया था। देखिए, गोपाल के बाद धर्मपाल, देवपाल एवं महिपाल अनेक ऐसे राजा हुए जिन्होंने उत्तरी भारत में एक मजबूत राज्य के रूप में उभरने का प्रयास किया। ठीक है, तो यहाँ से था। और यहाँ से देखिए, संभवतः बिहार का मुंगेर इनकी राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स प्रश्न जो है कि बनाया गया था। अब देखिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। निम्न में से कब फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI की स्थापना की गई थी। ये फ्रेंड्स आपके देखिए बिहार SCERT की बुक में जो है कि हिस्ट्री में ये जो है कि आपका दिया गया है। ठीक है, तो फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI की स्थापना कब की गई थी। क्या फ्रेंड्स 1928 में, या 1926 में, या 1927 में, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए 1927 में फ्रेंड्स FICCI यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। आपके जो है कि बिहार SCERT की बुक में हिस्ट्री में दिया गया है। देखिए, यहाँ से 1920 के दशक से ही GD बिड़ला भारतीय उद्योगपतियों का एक संघ बनाना चाहते थे। इस उद्देश्य से सन 1927 में फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI की स्थापना की गई थी। तो यहाँ से फ्रेंड्स बिहार SCERT की बुक में हिस्ट्री में दिया गया है, क्लास जो है कि आपके 7th में। ठीक है, तो यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बन सकता है। और फ्रेंड्स देखिए, आप कंफ्यूज मत होइए। देखिए, प्रश्न अगर आपको ये नहीं पता कि प्रश्न आपके TRE 1, TRE 2 और TRE 3 में कहाँ से पूछे जा रहे हैं, तो फ्रेंड्स आपका जो है कि TRE 4.0 भी जो है कि निकलना मुश्किल हो जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, तो आप जो है कि हमारे चैनल पे वीडियो के सेक्शन में जाइएगा। वहाँ से फ्रेंड्स आपको हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी, ये तीनों सब्जेक्ट TRE 1, TRE 2 और TRE 3 के जो है कि प्रूफ के साथ में दिखाया गया है। सभी प्रश्न फ्रेंड्स आपके NCERT और SCERT बुक से पूछे गए हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है कि मुझे कमेंट आए थे पिछले 3-4 क्लासों में कि फ्रेंड्स जो है कि आपको बिहार में जो है कि डोमिसाइल लग जाएगा, यानी कि फ्रेंड्स सिर्फ बिहार के ही लोग बिहार शिक्षक भर्ती में फॉर्म भर पाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी ऑफिशियली कुछ नहीं आया है। ठीक है, और आपने TRE 1 में देखा था कि TRE 1 में फ्रेंड्स सिर्फ बिहार के ही लोग फॉर्म भर रहे थे, लेकिन बिहार में जो है कि पर्याप्त मात्रा में जो है कि आपके DLED के स्टूडेंट नहीं है। ठीक है,
तो फ्रेंड्स बाद में जो है कि 15 या 20 दिन के बाद में जो है कि अदर स्टेट को जो है कि फॉर्म भरने की अनुमति दी गई थी। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स आप अभी भी कंफ्यूज मत होइए। टीआरई 4.0 में शिक्षक भर्ती में जो है कि उम्मीद बहुत कम है। ठीक है, अगर आप फ्रेंड्स अभी से हताश हो जाएंगे और पढ़ेंगे नहीं तो देखिए फ्रेंड्स जो है कि तैयारी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ठीक है, आप जो है कि लगे रहिए, बाद में डोमिसाइल लागू होगा या नहीं उस पर आप जो है कि नोटिफिकेशन आने के बाद ही गौर किया जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स बहुत ही कम जो है कि चांस है कि डोमिसाइल नीति लागू हो। ठीक है, क्योंकि बिहार में जो है कि डीएलएड के स्टूडेंट बहुत कम है। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए तीसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, बंगाली नाटक नील दर्पण पुस्तक बिना किसी लेखक के नाम से कब छपी थी। तो ये जो है कि आपके बिहार सीईआरटी हिस्ट्री में दिया गया है। बंगाली नाटक नील दर्पण पुस्तक बिना किसी लेखक के नाम से कब छपी थी, क्या 1862 में या जो है कि 1860 में या 1901 में, या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स 1860 में जो है कि बंगाली नाटक जो था ये नील दर्पण, ये जो है कि बिना लेखक के नाम से छापी गई थी। ठीक है, और यहाँ से ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से देखिए निम्न में से किसने बंगाली नाटक नील दर्पण पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। यानी कि ये प्रसिद्ध पुस्तक है नील दर्पण, ये बंगाली नाटक है नील दर्पण, और नील दर्पण पुस्तक जो थी इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, क्या दीनबंधु मित्र के द्वारा, या गुल्लक चौधरी के द्वारा, या माइकल मधुसूदन दत्त के द्वारा, या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स माइकल मधुसूदन दत्त के द्वारा जो है कि बंगाली नाटक नील दर्पण का जो है कि अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से जब आप देखेंगे, देखिए आपके बिहार एससीईआरटी की बुक में यहाँ पर दिया गया है। थोड़ा सा फ्रेंड्स अगर आप इसको जूम करके देखेंगे तो देखिए नील दर्पण और इसको घेर के बढ़िया तरीके से दिया गया है बिहार एससीईआरटी की बुक में। देखिए नील की खेती के कारण किसानों को जो कठिनाई हो रही थी उसे उस समय के एक बंगाली नाटक नील दर्पण में अच्छे तरीके से दिखाया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन थे, दीनबंधु मित्र थे। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। 1860 में यह पुस्तक बिना किसी लेखक के नाम से छपी थी ताकि अंग्रेजों के गुस्से को उन्हें झेलना न पड़े। कब, 1860 में। और यही प्रश्न जो है कि आपका बनाया गया था। एक प्रश्न यहाँ से और दूसरा प्रश्न आपका यहाँ से बनाया गया था। देखिए इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद माइकेल मधुसूदन दत्त के द्वारा जो है कि किया गया था। इस नाटक में नील किसानों की दुर्दशा वास्तविक रूप से सामने आई थी। ठीक है, और देखिए एक नील किसान गुल्लक चौधरी जो नाटक का पात्र था अपने साथी किसान से क्या कहता है, यहाँ पर आप जो है कि इसको भी देख लीजिए कि मैं अब नील की खेती नहीं करूँगा, चाहे इसके लिए मुझे जेल ही क्यों न जाना पड़े। भीख मांग कर खा लूँगा, अगर सरकार ने ज़्यादा तंग किया तो गांव को छोड़ दूंगा, लेकिन अब नील की खेती नहीं करूँगा। ठीक है, तो ये आपने जो है कि देखा था। और आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स यहाँ से 5 नंबर के प्रश्न की तरफ। देखिए 5 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। देखिए बिहार में नील की खेती किन तरीकों से की जाती थी, ये जो है कि प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या जिरात, या असामी बार, या तीन कठिया, या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर जो है कि आपका राइट आंसर सबसे पहले क्या है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से फ्रेंड्स आप जो है कि देख पा रहे होंगे जिरात, असामी बार और तीन कठिया, ये तीनों तरीके से जो है कि बिहार में नील की खेती की जाती थी। अब यहाँ से आपका जो है कि कॉन्सेप्ट यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आप जो है कि देख पा रहे होंगे, देखिए बिहार में नील की खेती 2 तरीकों से की जाती थी, जिरात और असामी बार। और यहाँ से देखिए तीन कठिया पद्धति प्रणाली इसके अंतर्गत चंपारण में जो है कि प्रचलित थी। तो चंपारण में कौन थी, ये नील की खेती तीन कठिया पद्धति प्रचलित थी, और जो है कि बिहार में और जिरात और असामी बार। तो यहाँ से जो है कि यहाँ से ये आप जो है कि देख पा रहे होंगे। ठीक है, और इसी के विरोध में महात्मा गांधी ने चंपारण में सत्याग्रह की शुरुआत की थी। तो यहाँ से ये प्रश्न जो है कि आपका पूछा गया था।
अब देखिए फ्रेंड्स, निम्न में से कब अंग्रेज सरकार ने वन अधिनियम जो है कि बनाया था? यानी कि अंग्रेज सरकार के द्वारा ये जो है कि वन अधिनियम कब बनाया गया था, ये प्रश्न आपका पूछा जा रहा है। क्या 1864 में, या 1865 में, या 1872 में, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो देखिए फ्रेंड्स, 1865 में अंग्रेज सरकार ने वन अधिनियम जो है कि बनाया था। कब? 1865 में। यहाँ से फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से इस चीज़ को भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ से देखिए, स्लीपर लकड़ी का तख्ता जिसके ऊपर रेल की पटरी बिछाई जाती थी। आपने देखा होगा अंग्रेजों के ज़माने में फ्रेंड्स, रेल की पटरियों में जो है कि लकड़ी के जो है कि तख्ते लगे होते। अब वो जो है कि कंक्रीट के लगाए जाते हैं, आपने देखा होगा। तो जो है कि लकड़ी के में जो है कि जंगलों में, पेड़ पौधों में जो है कि बहुत ही हानि होने लगी थी। तो देखिए वन विभाग बना। देखिए तेजी से खत्म होते जंगल की समस्या हल करने के लिए अंग्रेज सरकार ने 1864 में वन विभाग की स्थापना की थी। तो ये भी पूछा जा सकता है। 1864 में वन विभाग की स्थापना और 1865 में वन अधिनियम भी बनाया गया। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रश्न आपका बनाया गया था। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से किस आदिवासी क्रांतिकारी की मृत्यु सन 1900 में हैजा रोग से हुई थी? यानी कि जो है कि इनमें से जो है कि कौन सा वो आदिवासी क्रांतिकारी था जिसकी मृत्यु 1900 में हुई थी? किसके कारण? तो हैजा रोग के कारण हुई थी। क्या वो अली मुसलियार था, या तिरुत सिंह था, या बिरसा मुंडा, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, वो बिरसा मुंडा था जिसकी मृत्यु हैजा रोग के कारण हुई थी। और कब हुई थी? तो सन 1900 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो ये भी आप जो है कि याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से इसको देखेंगे तो देखिए आपके बिहार एससीईआरटी की बुक में बिरसा मुंडा के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे दिया गया है चित्र बनाकर। देखिए यहाँ से 25 दिसंबर सन 1899 को बिरसा ने पहला आक्रमण कहाँ पर किया था? ईसाई मिशनरियों पर किया था। ठीक है, यहाँ पर देखिए जिसका उद्देश्य ईसाई बने मुंडाओं को आतंकित कर अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा करना था। लेकिन बहुत जल्द बिरसा गिरफ्तार कर लिए गए और 2 जून सन 1900 को हैजा की बीमारी से बिरसा की मृत्यु रांची जेल में हो गई थी। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो है कि आदिवासी क्रांतिकारी बिरसा मुंडा की मृत्यु किस जेल में हुई थी? तो रांची के जेल में हुई थी। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से आदिवासी किसानों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब बनाया गया? 1908 में। इसके द्वारा जनजाति क्षेत्र की भूमि पर गैर आदिवासियों को हस्तांतरण निषेध कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से गिंडालियों ने अंग्रेजी सरकार की दमनकारी कानून को नहीं मानने का भाव जनजातियों में जगाकर गांधी जी के किस आंदोलन से जनजाति आंदोलन को जोड़ने का प्रयास किया था? यहाँ से फ्रेंड्स देखिए, गिंडालियू क्या थी? तो एक रानी थी। ठीक है, और बिहार एससीईआरटी बुक में जो है कि इनका जिक्र भी किया गया है। देखिए, गिंडालियू ने अंग्रेजी सरकार की दमनकारी कानून को नहीं मानने का भाव जनजातियों में जगाकर गांधी जी के किस आंदोलन से जनजाति आंदोलन को जोड़ने का प्रयास किया था? क्या वो असहयोग आंदोलन था, या खेड़ा आंदोलन था, या जो है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन था, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स वो सविनय अवज्ञा आंदोलन था। ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से इनके बारे में भी देख लेते हैं। देखिए बिहार एससीईआरटी की बुक में दिया गया है। यहाँ से देखिए, ये हैं आपकी कौन? तो रानी गिंडालियू। देखिए यहाँ से साफ तौर पे जो है कि यहीं से मैं जो है कि प्रश्न को बनाया था। देखिए, गिंडालियू ने अंग्रेजी सरकार की दमनकारी कानूनों की अवज्ञा का भाव जनजातियों में जगाया, और इस तरह वह गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन की मुख्य धारा से अपने आंदोलन को जोड़ने में सफल रही थी। कौन? तो रानी गिंडालियू।
ठीक है। तो यहाँ से फ्रेंड्स देखिए, ये अगर प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाता है तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी, क्योंकि फ्रेंड्स ये आपके बिहार सीआरटी की हिस्ट्री में ये जो है कि दिया गया है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ से 9 नंबर के प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यापारी ने 1854 में मुंबई में पहली सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया था? यानी कि जो 1854 में मुंबई में पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया था, वो किस व्यापारी के द्वारा स्थापित किया गया था, ये प्रश्न जो है कि पूछा जा रहा है। क्या वो कावसजी नानाजी दाभार थे, या फिलाडेल्फिया, या फ्लैश लुइल, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स ए बिल्कुल राइट आंसर है। ये कावसजी नानाजी दाभार जो थे, ये जो है कि 1854 में मुंबई में पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किए थे। इनके अन्य सहयोगी भी थे, लेकिन मुख्य नाम इनका ही था। ये देखिए, बिहार एससीईआरटी हिस्ट्री के बुक में क्या दिया गया है, तो यहाँ से आपको जो है कि दिखाई भी दे रहा होगा। देखिए, सन 1854 में बम्बई में पहला सूती वस्त्र कारखाना कावसजी नानाजी दाभार नामक एक पारसी व्यापारी ने स्थापित किया था। कौन से व्यापारी थे? तो पारसी व्यापारी थे। यहाँ से फ्रेंड्स प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना कब की गई थी? तो जो फ्रेंड्स, जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस था AITUC, उसकी स्थापना कब की गई थी? क्या 1818 में, या 1947 में, या 1938 में, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से जो है कि उपयुक्त में से कोई नहीं आपका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना सन 1920 में की गई थी। ठीक है, कब? तो सन 1920 में, जो कि 1920 आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं आपका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स आप जो है कि देख पा रहे होंगे, यहाँ से बिहार सीआरटी की बुक में हिस्ट्री में दिया गया है। इससे पूरे देश के मजदूरों में एकता की भावना आई थी। ठीक है, जिससे प्रेरित होकर सन 1920 में ही मजदूरों ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन AITUC नामक संगठन बनाया, जो मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाली संस्था बनी। तो यहाँ से ये प्रश्न जो है कि आपका बनाया गया था और पूछा भी जा सकता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आगे, 1857 की क्रांति का नेतृत्व इलाहाबाद से किसने किया था? देखिए फ्रेंड्स, TRE 1 हो, TRE 2 हो, या TRE 3 हो, 1857 की क्रांति से एक या दो प्रश्न जरूर बनता है। ठीक है, चाहे वो 1 to 5 का जो है कि एग्ज़ाम हो, वो या 6 to 8 का, या 9 to 10, 11 12 TGT PGT, सभी में फ्रेंड्स 1857 की क्रांति से प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए 1857 की क्रांति का नेतृत्व इलाहाबाद से जो है कि किसने किया था? क्या वो अजीमुल्ला थे, या खान बहादुर खान थे, या नाना साहब और तात्या टोपे थे, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? ठीक है, तो फ्रेंड्स मौलवी लियाकत अली इलाहाबाद से जो है कि 1857 की क्रांति से नेतृत्व किए थे। कौन फ्रेंड्स? तो मौलवी लियाकत अली। कौन थे? लियाकत अली थे। ध्यान से जो है कि आप देखिएगा, और अभी जो है कि इसको दिखाऊंगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो उपर्युक्त में से जो है कि कोई नहीं आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। अब देखिए, ये आपके जो है कि यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ से देखिए, जो मैं प्रश्न बनाया था सिर्फ उसी को हाईलाइट किया हूँ। देखिए, लियाकत अली 1857 की क्रांति में इलाहाबाद से जो है कि नेतृत्व किए थे। बनारस के जो है कि विद्रोह में भी इनका जो है कि योगदान रहा था। ठीक है, और देखिए बिहार से जगदीशपुर से कौन थे? कुंवर सिंह थे। खान बहादुर खान कहाँ थे? बरेली से। मौलवी अहमद उल्ला, ये फैज़ाबाद से। अजीमुल्ला कहाँ से थे? फतेहपुर से। और रानी लक्ष्मीबाई एवं तात्या टोपे झांसी एवं ग्वालियर से। बेगम हजरत महल जो कि लखनऊ से। नाना साहब एवं तात्या टोपे कानपुर से। और बहादुर शाह जफ़र एवं जफ़र बख्त खान, ये जो है कि ये दिल्ली से थे। ठीक है, और इनके विरुद्ध जो है कि ब्रिटिश नायक कौन था? तो ये जो है कि देखिए
जैसे यहाँ से लियाकत अली के बारे में देख लेते हैं, तो इनके विरुद्ध जो है कि कर्नल नील जो है कि लड़ाई किया था। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप एक नज़र इसको जो है कि देख लीजिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे हम लोग बढ़ते हैं। मौलवी विलायत अली किस आंदोलन के प्रमुख नेता थे? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो मौलवी विलायत अली थे, ये जो है कि किस आंदोलन के प्रमुख नेता थे? क्या वो रामोसी आंदोलन था, या कुंजा क्रांति, या आदिवासी आंदोलन, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? ठीक है, तो ये जो फ्रेंड्स मौलवी विलायत अली थे, ये जो है कि किस आंदोलन के प्रमुख नेता थे? तो बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता थे। ठीक है, बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता थे। ठीक है, यहाँ से उपर्युक्त में से कोई नहीं, आपका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। और बहावी आंदोलन का जो है कि मुख्य केंद्र कहाँ था? तो फ्रेंड्स पटना था। ये जो है कि आपके TRA 3.0 PRT में प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पे इसको भी देख लेते हैं। देखिए 1857 का विद्रोह और बिहार। देखिए फ्रेंड्स, इसी में जो है कि दिया गया है, यहाँ से आप जो है कि दिखाई दे रहा होगा आपको। देखिए, बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता पटना के दो प्रतिष्ठित मौलवी विलायत अली एवं इनायत अली थे। ये आपस में जो है कि सहोदर भाई थे। और यहाँ से और भी जो है कि बहावी आंदोलन के नेता में किनका नाम है? देखिए, मोहम्मद हुसैन, अहमदुल्लाह एवं वजाउल हक, जो अंग्रेजों ने धोखे से इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये जो है कि बहावी आंदोलन के नेता थे। और बहावी आंदोलन देखिए इनके बारे में दिया भी गया है। देखिए यहाँ से देखिए, निम्नलिखित में से कब पूना समझौता हुआ था? ये जो है कि पूना समझौता TRA 3.0 6 to 8 में ये प्रश्न जो है कि पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कब पूना समझौता हुआ था? ठीक है, तो पूना समझौता फ्रेंड्स ये जो है कि आपका 1932 में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कब? 1932 में। यहाँ पर फ्रेंड्स इसके बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए दिया गया है 1924 में। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा 1924 में बहिष्कृत हितकारी सभा का गठन हुआ था। बहिष्कृत हितकारी सभा का गठन जो है कि कब हुआ था? 1924 में। और यहाँ पे देखिए पूना समझौता कब हुआ था? 1932 में लागू हुआ था। 1942 में अंबेडकर के द्वारा अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की गई थी। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि अनुसूचित जाति संघ की स्थापना कब और किनके द्वारा की गई थी? तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा 1942 में की गई थी। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है हमारा। देखिए, बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित किया गया था? ये भी प्रश्न जो है कि आपके बिहार SCRT की बुक में दिया गया है। बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित किया गया था? देखिए NCERT और SCRT दोनों बुक्स में बाल विवाह निषेध अधिनियम के बारे में दिया गया है। बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित किया गया था? क्या 1929 में, या 1932 में, या 1933 में, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो बाल विवाह निषेध अधिनियम फ्रेंड्स ये जो है कि 1929 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इसके बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, वर्ष 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। ये पहले उम्र क्या थी? लड़के की उम्र 18 साल और लड़की की उम्र 14 साल थी। बाद में यह उम्र बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो देखिए यहाँ से लड़के की उम्र जो है कि 21 साल होनी चाहिए और लड़की की उम्र जो है कि 18 साल होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ से देखिए बिहार SCRT की बुक में ये भी दिया गया है घेर के, इन्हें भी जाने। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। देखिए, केशव चंद्र सेन के द्वारा ऐतिहासिक स्पेशल मैरिज बिल वर्ष 1871 का ड्राफ्ट पटना में तैयार किया गया था। और देखिए 1861 के अधिनियम ने दहेज को अवैध घोषित किया, पर यह प्रथा आज भी प्रचलित है जो महिलाओं की स्थिति को प्रभावित करती है। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए ये बिहार में दिया गया है, क्योंकि बिहार देखिए
जो बिहार एससीईआरटी पढ़ने का मतलब यही है कि उसमें आपके बिहार के भी प्रश्न आपको मिल जाते हैं। देखिए यहाँ पे एससीईआरटी बुक में क्या दिया गया है, बिहार में बालिका साइकिल योजना ने भी कन्याओं के शिक्षा दर को आगे बढ़ाया। पंचायती व्यवस्था में बिहार में 50% आरक्षण की पहल महिला सशक्तिकरण की ओर उठाया गया एक ठोस कदम माना जाता है। ठीक है, तो अब फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ से देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। बिहार में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के अगले दिन पटना के किस जिला अधिकारी ने राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया था? यानी कि फ्रेंड्स बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ था, होने के अगले दिन ही पटना के किस जिलाधिकारी ने राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया था? क्या वो डब्ल्यू.जी. आर्चर था, या सी.एन. कस्तूरिया, या कमल हसन पिंडारी, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स वो जो है कि जिला अधिकारी कौन था? तो डब्ल्यू.जी. आर्चर था। ठीक है, ये जो है कि बिहार में जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ था उसके अगले दिन ही पटना का ये जिला अधिकारी था डब्ल्यू.जी. आर्चर, जिसने जो है कि राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया था। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ से बिहार में भारत छोड़ो, ठीक है, देखिए 8 अगस्त को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के अगले दिन पटना के जिलाधिकारी डब्ल्यू.जी. आर्चर ने राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया था। ठीक है, और इसके बारे में कि निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन नहीं है? यानी कि आपके जो है कि ऑप्शंस में दिया गया है, उनमें से बताना है कि कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिएगा, ये जो है कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, और उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये जो है कि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये फ्रेंड्स तीनों क्या हैं? तो ये आपके जो है कि अनवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन है। ठीक है, यानी कि इनमें से अनवीकरणीय ऊर्जा के ये तीनों संसाधन हैं, और इसमें नहीं पूछा गया है, यानी कि इनमें से जो है कि उपयुक्त में से कोई नहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ऐसा ही प्रश्न आपके जो है कि टीआरई 3.0 पीआरटी में प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पर देखिए ये जो है कि आपका दिया गया है, देखिए अनवीकरणीय संसाधन। देखिए अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं, इनके बारे में देख लीजिए। वे संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित है, भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं, और यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, और अनवीकरणीय ऊर्जा के जो है कि संसाधन के देखिए उदाहरण क्या हैं? तो देखिए यहाँ से कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये तीनों क्या है? अनवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन हैं, और यही जो है कि यहीं से प्रश्न जो है कि बनाया गया था। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से देखिएगा 2 नंबर का प्रश्न हमारा क्या है। देखिए फ्रेंड्स, जो चीज़ें आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक में दी गई हैं, हम लोग उन्हीं चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं, और उन्हीं चीज़ों को हम लोग इस बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए आप जो है कि बिलीव करिए फ्रेंड्स, टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में सारे प्रश्न आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी से पूछे गए हैं। तो टीआरई 4.0 में भी आप श्योर रहिए, आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। यहाँ से देखिए 2 नंबर का प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सुनहरा रेशा के रूप में जाना जाता है? यानी कि सुनहरा रेशा हम लोग किसे कहते हैं, या वो कौन सा कपास, पटसन और मक्का में जो है कि कौन सा, जिसको हम लोग सुनहरा रेशा के रूप में जानते हैं? तो फ्रेंड्स देखिए, पटसन को हम लोग क्या सुनहरा रेशा के रूप में जानते हैं? ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से देखिए पटसन के बारे में यहाँ पर दिया गया है, देखिए इसको सुनहरा रेशा के रूप में जाना जाता है। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है, और यहाँ से देखिए इसे उच्च तापमान
भारी वर्षा, आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। किसकी? पटसन की। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक देश हैं। तो ये फ्रेंड्स आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? तो फ्रेंड्स कॉफ़ी का जो है कि अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? भारत, ब्राज़ील, रूस या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिएगा कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक देश हमारा जो है कि ब्राज़ील है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए भारत में भी जो है कि कॉफ़ी का उत्पादन होता है, लेकिन ब्राज़ील से कम होता है, तो इसलिए हम लोग ब्राज़ील को यहाँ पे वरीयता देंगे। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपके जो है कि एनसीईआरटी बुक में ही यहाँ पर दिया गया है। देखिए पटसन के नीचे देखिए क्या दिया गया है? कॉफ़ी। देखिए इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु और अपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अत्यधिक उपयुक्त होती है। और देखिए यहाँ से ब्राज़ील कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक है। इसके पश्चात कोलंबिया और भारत भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पर जो है कि उत्पादन होता है इसका? तो ब्राज़ील में। ये आपको जो है कि पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए ये हो गया हमारा प्रश्न। और देखिए आगे, वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तब वायुदाब में कैसा परिवर्तन देखने को मिलता है? ये प्रश्न में पूछा जा रहा है। क्या फ्रेंड्स वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तो वायुदाब बढ़ता है या समान रहता है या घटता है या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स देखिएगा जब वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तब वायुदाब क्या होता है? घटता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए TRE 1 हो, TRE 2 हो या TRE 3 हो, वायुमंडल की जो परतें हैं जैसे समताप मंडल, क्षोभ मंडल, इनसे एक या दो प्रश्न जरूर देखने को मिला है, ठीक है। यहाँ से देखिए जब वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तब वायुदाब में क्या होता है? परिवर्तन देखने को मिलता है, तो घटता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से देखिए ये वायुदाब है, ठीक है, ये वायुदाब है। और देखिए यहाँ पे परिवर्तन क्या देखने को मिलता है? वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। गिरने का मतलब फ्रेंड्स घटता है, ठीक है। देखिए समुद्र स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह क्या होता है? घटता जाता है। तो यहीं से जो है कि प्रश्न बनाया गया था और फ्रेंड्स पूछा जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना क्या कहलाता है? देखिए यहाँ पे उठाना हो गया, लेकिन यहाँ पे उठना है, ठीक है, यहाँ पे उठना है। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना क्या कहलाता है? क्या तरंग कहलाता है, महासागरीय धाराएं कहलाता है या जल चक्र कहलाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिएगा दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना, ये फ्रेंड्स कहलाता है ज्वार भाटा, ठीक है। ज्वार भाटा आप याद रखिएगा, ज्वार भाटा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ज्वार किसको बोलेंगे, भाटा किसको बोलेंगे? तो 5 का पहले हम लोग देख लेते हैं। राइट आंसर क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए फ्रेंड्स बीपीएससी का जो ये डी और ई ऑप्शन होता है, ये आसान प्रश्न को भी गलत कर देता है। तो इस पे आपको देखिए प्रैक्टिस जब आप करिएगा तो मैं उसी को ध्यान में रखते हुए मैं प्रैक्टिस को बनाता हूँ, ताकि फ्रेंड्स आप जो एग्जैक्ट जो आपको जानकारी हो उसमें भी आप जो है कि प्रश्न को सही कर पाओ, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा ध्यान से, ये देखिए ज्वार भाटा। देखिए दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है, ठीक है। तो ये परिभाषा थी ज्वार भाटा की। और अगर पूछ दे कि ज्वार किसे कहते हैं, तो देखिएगा जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ज्वार कहते हैं। और देखिए जल अपने निम्न स्तर तक
आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है तो उसे हम लोग भाटा कहते हैं। देखिए जैसे ये आपका जो है कि मान लीजिए किनारा है, अगर जल यहाँ से पार कर जाए तट से, मतलब पार कर जाए जल, ये पार कर जाए तट से, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, ज्वार कहेंगे, ठीक है। और जब यही जल स्तर जब यहाँ से मान लीजिए कि ये आपका घाट है, ठीक है, ये आपका घाट है, और यहाँ से जल अगर इससे नीचे आ जाए तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, भाटा कहेंगे। बस यही अंतर है इसमें। अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स देखिएगा, इसका प्रश्न का कराने का ये उद्देश्य था कि ये आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स विश्व जल दिवस जो है कि मनाया जाता है क्या, 22 अप्रैल को, 22 फरवरी को या 5 जून को। तो फ्रेंड्स देखिएगा, प्रैक्टिस में नंबर आपका कैसे बढ़ेगा, तो जब फ्रेंड्स आप जो है कि ऑप्शंस को अगर काटना जान जाए तो आराम से फ्रेंड्स आप प्रश्न को ज़्यादातर प्रैक्टिस में नंबर बढ़ा पाएंगे। देखिए प्रश्न जो है कि ऑप्शन कैसे काटा जाता है, तो देखिएगा सबसे पहले फ्रेंड्स एक से अधिक तो होगा नहीं ऐसे ऑप्शंस में, ठीक है, या तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, या तो ए बी और सी डी, ए बी सी और ई में से कोई हो सकता है और डी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो दिवस है किसी एक ही दिन मनाया जा सकता है, तो इसलिए डी वाला ऑप्शन आपका पहले ही कट हो जाएगा, ठीक है। और देखिए 5 जून को क्या मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है, ये पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस हो गया। और फ्रेंड्स देखिए विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो फ्रेंड्स देखिएगा विश्व जल दिवस आपका जो है कि मनाया जाता है 22 मार्च को। तो 22 मार्च किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, आपका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को, ठीक है, 22 मार्च, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। और देखिए इसीलिए मैं एनसीईआरटी में दिखाता हूं, ताकि आप अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो आप जो है कि जब स्क्रीनशॉट लिए गए जब इकट्ठा हो जाएंगे आपको, तो ऐसे फ़ोन में ही आराम से जब खाली टाइम मिले, कहीं पर भी हों आप, कहीं पर भी हों, ठीक है, आप पिक को स्वीप करते जाइएगा, पढ़ते जाइएगा, ठीक है। तो देखिए 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, 22 मार्च को जो है कि विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये देखिए आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। और ऐसे जब आप देता है कि क्या आप जानते हैं, तो ऐसे प्रश्न जो है कि जरूर बनाए जाते हैं, अगर ऐसे करके यहाँ पर दिया गया हो, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं, यानी कि पूछा जा रहा है कि ये जो गर्म महासागरीय धाराएं होती हैं ये सामान्यतः कहाँ से उत्पन्न होती हैं, क्या ध्रुव के निकट से, क्या भूमध्य रेखा के निकट से, क्या तीव्र भूकंप तरंग से, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो फ्रेंड्स ये जो गर्म महासागरीय धाराएं होती हैं ये आपकी जो है कि उत्पन्न होती हैं भूमध्य रेखा के निकट से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कहाँ पर दिया गया है आपके जो है कि एनसीईआरटी बुक में, तो एक और देख लेते हैं। देखिए गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की जलधारा है। देखिए जलधाराएं दो प्रकार की होती हैं, ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा। तो ये पूछा जा रहा है कि ये जो गल्फ स्ट्रीम ये जलधारा है ये कैसी जलधारा है, क्या गर्म, ठंडी या निम्न, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये फ्रेंड्स जो गल्फ स्ट्रीम जो जलधारा है ये आपकी जो है कि गर्म जलधारा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं यहाँ से, देखिए क्या दिया गया है। देखिए महासागरीय धाराएं, देखिए फ्रेंड्स सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं। एक प्रश्न आपका यहाँ से बनाया गया था, और देखिए एक प्रश्न यहाँ से। देखिए ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों के उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। देखिए लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जलधाराएं होती हैं, यानी कि ये लेब्राडोर ये जो जलधारा है ये क्या है, शीत या ठंडी जलधारा है। और देखिए गल्फ स्ट्रीम ये क्या है, तो एक प्रकार की गर्म जलधारा है। यही प्रश्न जो है कि बनाया गया था। तो फ्रेंड्स अगर आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक में ये सारी चीज़ें अगर दी गई हैं तो यहाँ से प्रश्न जो है कि बन सकता है, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं,
वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर, वायुमंडल एवं स्थल के बीच चक्कर लगाता रहता है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या हम लोग इसको ज्वार भाटा कहेंगे या महासागरीय धाराएं कहेंगे या जल चक्र या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये फ्रेंड्स देखिए, ये प्रक्रम जिसमें लगातार अपने जल जो है कि अपने लगातार स्वरूप को बदलता रहता है, महासागर, वायुमंडल, स्थल के रूप के बीच चक्कर लगाता है, तो इसको हम लोग जल चक्र कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये आपकी जो है कि क्लास जो है कि ये आपकी क्लास सेवेंथ की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, इसमें 5वां चैप्टर आपका जल है। ठीक है, और इसी जो है कि जल में दिया गया है। देखिए जैसे ही चैप्टर स्टार्ट होता है, यहाँ से देखिए जल चक्र की परिभाषा, जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको क्या कहते हैं? तो जल चक्र हम लोग कहते हैं। तो यहाँ से ये प्रश्न आपका बनाया गया था। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे हम लोग बढ़ेंगे। स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ कब किया गया था? यानी कि ये स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ कब किया गया था, ये जो है कि प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ फ्रेंड्स 2 अक्टूबर 2014 को जो है कि शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। अब इस प्रश्न का हमारा जो है कि कराने का ये मतलब है कि ये आपके जो है कि एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। तो यहाँ से देखिए बिल्कुल क्या आप जानते हैं, यहाँ पे करके दिया है। देखिए, सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया था। तो ऐसे ही प्रश्न आपके जो है कि एग्ज़ाम में बनाए जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब प्रश्न बनाए जाते हैं तो उसका कोई न कोई रीजन होता है। बिहार एससीईआरटी में दिया रहता है, एनसीईआरटी बुक में दिया रहता है। देखिए बीपीएससी जो है कि टीआरई का कोई सिलेबस तो बताया नहीं है, तो आप किस बेसिस पे पढ़ेंगे? तो आपको फ्रेंड्स एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस पे पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से मेनियाक कहाँ का प्रमुख भोजन है? अब देखिए ये भी आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। ये मेनियाक जो है कि ये कहाँ का प्रमुख भोजन है? तो ये फ्रेंड्स जो मेनियाक है, ये जो है कि अमेजन बेसिन का जो है कि प्रमुख भोजन है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको भी देख लेते हैं। यहाँ से देखिए अमेजन बेसिन में जीवन, और यहाँ पे देखिए अमेजन बेसिन में जीवन, देखिए यहाँ से दिया गया है, इनका मुख्य आहार क्या है? मेनियोक है। ठीक है, इसी के बारे में पूछा गया है। मेनियोक है, जिसे हम लोग कसावा भी कहते हैं। यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। तो ये आपका जो है कि दिया गया है। और आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? देखिए फ्रेंड्स, जैसे जो है कि आगरा यमुना नदी के तट पर स्थित है, और जो है कि आपका इलाहाबाद जो है कि ये संगम पे स्थित है, गंगा यमुना सरस्वती के। तो फ्रेंड्स उसी तरह जो है कि आपका देखिए कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? तो कोलकाता फ्रेंड्स जो है कि आपका जो है कि हुगली नदी के तट पर स्थित है। अब देखिए हुगली आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं है। अगर आपको ये कंफर्म क्लियर एग्जैक्ट नहीं पता होगा कि कोलकाता हुगली नदी के तट पर स्थित है, तो आप जो है कि कंफ्यूज हो जाएंगे, टाइम लगाएंगे इस प्रश्न में, या तो ए बी सी में से कोई मार के निकल जाएंगे। ठीक है, देखिए आप जो है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, अगर आपको ये आंसर नहीं पता है तो ई वाला ऑप्शन आप कतई नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आपको नहीं पता है तो आप कंफ्यूज होंगे कि शायद ए हो जाए, शायद बी हो जाए, शायद सी हो जाए, एक से अधिक तो होगा नहीं। तो ऐसे में फ्रेंड्स आपको जो है कि एग्जैक्ट अगर पता होगा तो आप जो है कि उपयुक्त में से कोई नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए ये भी आपके जो है कि एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। सबसे पहले देखिए, क्या आप जानते हैं, इसका मैं प्रश्न नहीं बनाया हूँ लेकिन इसको यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम को शुरू किया गया है। तो प्रश्न बन सकता है कि नमामि गंगे जो है कि कार्यक्रम को किस लिए शुरू किया गया है? तो गंगा नदी के संरक्षण के लिए। देखिए कोलकाता हुगली नदी के
नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पत्तन है। मैदानी क्षेत्र में कई बड़े हवाई पत्तन भी स्थित हैं। अब देखिए यहाँ से आगरा में यमुना के किनारे ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी का संगम। तो ये फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि प्रश्न बन सकता है, ठीक है। और आगे हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है। देखिए ये TRE 1 में प्रश्न इससे बना था और मैं जो है कि वहीं से प्रश्न बनाया हूँ एग्जैक्ट, और इसमें जो है कि ऑप्शंस में थोड़ा इधर उधर कर दिया हूँ, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है। तो 13 का जो है कि राइट आंसर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स वेनेजुएला, कोलंबिया और बोलिविया ये जो है कि ये तीनों वो देश हैं जो अमेजन नदी बेसिन का हिस्सा है, ठीक है। तो ऑप्शन में यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए सबसे पहले इस प्रश्न को मैं दिखा देता हूँ। देखिए मैं पेपर से ही जो है कि क्लिक किया हूँ। देखिए यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है। तो इसमें जो है कि देखिए वेनेजुएला है, इसमें राइट आंसर था BPSC के फाइनल आंसर की के साथ में, ठीक है। तो अब देखिए इस प्रश्न को देखिए कहाँ पर दिया गया। देखिए अमेजन बेसिन में जीवन। देखिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पे हाईलाइट भी किया हूँ उन देशों को, आप ध्यान से देखिए। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदी मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। यह नदी बेसिन ब्राज़ील एक देश ये हो गया है, पेरू ये भी एक देश है, बोलिविया ये भी एक देश है, इक्वाडोर ये भी एक देश है, कोलंबिया ये भी देश है, वेनेजुएला ये भी देश है। तो ये आपको जो है कि देश याद रखना है, ठीक है। तो अमेजन नदी बेसिन का ये हिस्सा है, ठीक है। तो ये प्रश्न आपका यहाँ से बनाया गया था। अब देखिए फ्रेंड्स देवदार एवं फर किसके प्रकार हैं, यानी कि ये देवदार और एवं फर ये वृक्ष हैं। तो ये किस प्रकार के वृक्ष के प्रकार हैं, ये जो है कि प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये जो है कि देवदार एवं फर ये जो है कि क्या पर्णपाती वृक्ष के प्रकार हैं, या शंकुधारी वृक्ष के जो है कि प्रकार हैं, या झाड़ी वृक्ष के प्रकार हैं, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये देवदार एवं फर ये फ्रेंड्स आपके जो है कि शंकुधारी वृक्ष के प्रकार हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए लास्ट प्रश्न देख लेते हैं, और यहाँ से सबसे पहले इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, साखू एवं पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के झुरमुट पाए जाते हैं, और डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव वन से घिरा है ये डेल्टा क्षेत्र। और उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार एवं फर। यहाँ से देखिए मैं जो है कि एग्जैक्ट यहाँ से प्रश्न जो है कि बनाया गया था। अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए टूकन क्या है, तो ये भी जो है कि आपके NCERT में दिया गया है। ये टूकन क्या है, तो टूकन जो है कि क्या पशु है, या टूकन एक प्रकार की फसल है, या टूकन एक प्रकार की कृषि है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये जो टूकन है ये एक प्रकार का पक्षी है, ठीक है। आपके जो है कि NCERT में इसका जिक्र किया गया है। तो इसमें से फ्रेंड्स आपका जो है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं आपका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये आपका जो है कि वर्षा वन, और इसमें देखिए टूकन नाम का, यहाँ पे देखिए ये टूकन नाम का जो पक्षी है इसका इतना बड़ा चोंच है, और इसका जिक्र अगर NCERT में फ्रेंड्स किया गया है तो कोई दो राय नहीं है, प्रश्न जो है कि बन सकता है। खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। देखिए पेनिसिलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, ये प्रश्न आपका जो है कि क्लास 8th की NCERT साइंस की बुक से बनाया गया है, ठीक है। क्लास 8th की साइंस की NCERT की बुक से जो है कि बनाया गया है। यहाँ पे भी देखिए पेनिसिलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, क्या एडवर्ड जेनर ने की थी, या लुई पास्चर के द्वारा, या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। पेनिसिलिन की खोज कब की गई थी ये आपको नीचे अभी पता चलेगा। देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये प्रश्न जो है कि आपकी क्लास 8वीं की
एनसीईआरटी साइंस से बनाया गया। देखिए 1829 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन का प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्होंने संवर्धन तस्तरी पर हरे रंग की फफूंद के छोटे बीजाणु देखे। उन्होंने पाया कि फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं तथा तथ्य पाया गया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए। इस प्रकार फफूंद से जो है कि पेनिसिलिन बनाई गई थी। ठीक है, किस वैज्ञानिक के द्वारा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा जो है कि बनाया गया था। अब देखिए क्लास 8वीं की साइंस में ही दिया गया है। लुई पास्चर ने किण्वन की खोज 1857 में की थी। ये प्रश्न आपका बन सकता है कि किण्वन की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। तो किण्वन की खोज जो है कि लुई पास्चर के द्वारा 1857 में किया गया था। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी। तो ये प्रश्न बन सकता है कि चेचक के टीके की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी और कब की थी? तो 1798 में एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये आपकी क्लास 8वीं की एनसीईआरटी साइंस में दिया गया है। बढ़ेंगे फ्रेंड्स दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिए निम्न में से कौन सा रोग विषाणु द्वारा होता है? क्या चिकन पॉक्स विषाणु द्वारा होता है, या खसरा विषाणु द्वारा होता है, या पोलियो, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो देखिए फ्रेंड्स उपर्युक्त तीनों रोग, देखिए चिकन पॉक्स, खसरा और जो है कि पोलियो, ये तीनों रोग जो है कि विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स देखेंगे ये भी आपके क्लास 8वीं की एनसीईआरटी साइंस की बुक से जो है कि बनाया गया है। देखिए कुछ विशेष रोग जैसे पोलियो और खसरा भी विषाणु के द्वारा, जिसको वायरस बोलते हैं, ये जो विषाणु या वायरस के द्वारा पोलियो एवं खसरा होता है। और इसको आप जो है कि स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए एक तरफ मानव रोग है और एक तरफ किससे होता है रोग कारक या सूक्ष्मजीव, उसको यहाँ पे लिखा गया है। देखिए क्षय रोग जीवाणु के द्वारा होता है, खसरा, चिकन पॉक्स और पोलियो, ये तीनों जो है कि वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। ठीक है, जैसे हैजा जीवाणु के द्वारा होता है, टाइफाइड ये जीवाणु के द्वारा होता है, और यहाँ से हेपेटाइटिस ए ये वायरस के द्वारा होता है। मलेरिया रोग जो है कि प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है, 1 या 2 नंबर का जरूर पूछता है। और यहाँ से देखिए निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? देखिए फ्रेंड्स प्रतिजैविक हिंदी शब्द है, इसको इंग्लिश में जो है कि इसी को जो है कि एंटीबायोटिक बोलते हैं। आपने सुना होगा डॉक्टर के पास, डॉक्टर बोलता है कि कोई भी एक एंटीबायोटिक दवा या एंटीबायोटिक इंजेक्शन, तो इसी के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है, यानी कि निम्न में से कौन सा एंटीबायोटिक है, ये जो है कि बताना है। क्या सोडियम बाइकार्बोनेट प्रतिजैविक है, या स्ट्रेप्टोमाइसिन ये प्रतिजैविक है, या ईस्ट प्रतिजैविक है, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? देखिए फ्रेंड्स ये जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है ये आपका जो है कि एक प्रतिजैविक है या एंटीबायोटिक दवा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखते हैं ये भी आपके क्लास 8वीं के साइंस में दिया गया है एनसीईआरटी में। देखिए सूक्ष्म जीवों के औषधि उपयोग, देखिए इन औषधियों का स्रोत सूक्ष्म जीव है, ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं। यहाँ से देखिए इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहते हैं। ठीक है, देखिए आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है। देखिए स्ट्रेप्टोमाइसिन यहीं से जो है कि प्रश्न बनाया गया था, और टेट्रासाइक्लिन ये भी एक एंटीबायोटिक औषधि है, और एरिथ्रोमाइसिन ये भी एक एंटीबायोटिक दवा है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम को कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं, या पाश्चुरीकरण कहते हैं, या किण्वन कहते हैं, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स देखिएगा चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम को हम लोग किण्वन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर जो है कि यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर
हो जाएगा। और यहाँ से मैं स्टार्टिंग में ही बताया था, यहाँ पर देखिए यह गंध एल्कोहल की है जो चीनी के एल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण बना है। चीनी के एल्कोहल में परिवर्तित की यह प्रक्रिया किण्वन अथवा फर्मेंटेशन कहलाता है। ठीक है, यहाँ से देखिए लुई पास्चर ने किण्वन की खोज 1857 में की थी। सबसे पहले हम लोग ऊपर ही इसको देख चुके हैं। ठीक है, तो चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रम को जो है कि हम लोग किण्वन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से निम्न में से कौन सा मादा जननांग का भाग नहीं है। ठीक है, या डिंबवाहिनी या अंडाशय या वृषण। देखिए फ्रेंड्स एक जननांग होता है। ठीक है, नर जननांग में एक होता है क्या, मादा जननांग, और एक होता है नर जननांग। नर का मतलब फ्रेंड्स पुरुष, और मादा का मतलब स्त्री। ठीक है, महिला। तो यहाँ पे कौन सा इसमें मादा जननांग नहीं है, ये जो है कि बताना है। ठीक है, तो इसमें फ्रेंड्स वृषण जो है ये क्या है, मादा जननांग नहीं है, ये क्या है, पुरुष जननांग है। ठीक है, ये पुरुष जननांग है, इसको जो है कि आप याद रखिएगा। ठीक है, ये पुरुष जननांग है, और ये दोनों क्या है, ये जो है कि मादा या स्त्री जननांग है। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखिए सबसे पहले नर जननांग के बारे में देखते हैं। नर का मतलब पुरुष। देखिए एक जोड़ा वृषण का होता है, 2 शुक्राणु नलिकाएं होती हैं, एक शिश्न या लिंग होता है। और वृषण क्या करता है, वृषण नर युग्मक उत्पन्न करता है जिसे हम लोग शुक्राणु बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा इस तरह का प्रश्न आपका 6 to 8 में पूछा था TRE 3.0 में। देखिए मादा जननांग अंग, देखिए यहाँ से मादा जननांगों में एक जोड़ी अंडाशय होता है, अंडवाहिनी होता है जिसको डिंबवाहिनी बोलते हैं, और एक गर्भाशय होता है। तो ये मादा जननांग है। ऊपर आपने नर जननांग को देख लिया। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आगे, वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं कहलाते हैं। यानी कि एक होते हैं जंतु जो अंडे देते हैं, एक होते हैं जंतु जो डायरेक्ट जो है कि बच्चे देते हैं। ठीक है, या बच्चे को जन्म देते हैं, वो अंडे नहीं देते हैं, वो डायरेक्ट बच्चे को ही जन्म देते हैं। तो वही प्रश्न पूछा जा रहा है, वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स वो कहलाते हैं जरायुज। जो डायरेक्ट बच्चे को जन्म देंगे वो जरायुज कहलाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से आप जो है कि इसको देखिएगा। देखिए जरायुज एवं अंड प्रजक जंतु। देखिए सबसे पहले वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं वो जरायुज कहलाते हैं। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा वे जंतु जो अंडे देते हैं वो अंड प्रजक जंतु कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इम्पोर्टेंट है, प्रश्न आपके एग्ज़ाम में यहाँ से बन सकता है। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे हम लोग। एक टैडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह कहलाता है क्या, मुकुलन कहलाता है, या कायांतरण कहलाता है, या निषेचन कहलाता है, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिएगा एक टैडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वो कायांतरण कहलाता है। अब फ्रेंड्स ये एक टैडपोल होता क्या है, तो यहाँ से फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आपके जो है कि क्लास जो है कि 8th के NCERT साइंस में दिया गया है। यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या टैडपोल वयस्क मेढक से भिन्न दिखाई नहीं देते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि किसी दिन यह टैडपोल वयस्क मेढक बन जाएंगे। टैडपोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है जो छलांग लगा सकता है और तैर सकता है। कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टैडपोल का वयस्क में रूपांतरण क्या कहलाता है, कायांतरण कहलाता है। ठीक है, तो ये जो है कि मेढक की एक प्रक्रिया है जन्म देने की। और देखिए यहाँ से सबसे पहले अंडे, फिर उसके बाद ये टैडपोल में परिवर्तित होता है। आपने देखा होगा पानी में कभी कभी पूँछें जैसा, मछली जैसे कुछ होते हैं, वो मेढक ही होते हैं। और यही टैडपोल बाद में क्या होता है, बड़ा होकर मेढक में, वयस्क मेढक में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से इसको आप जो है कि याद रखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ से मानव कानों के लिए श्रव्य की आवृत्ति का परास लगभग कितना होता है। तो ये जो है कि आपके TRE 2.0 PRT में ये जो है कि प्रश्न आपका
पूछा गया था। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से मानव कानों के लिए श्रव्य की आवृत्ति का परास लगभग कितना होता है। तो फ्रेंड्स देखिए 20,000 हर्ट्ज से क्या 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, या 10 हर्ट्ज से 10,000 हर्ट्ज, या 50 हर्ट्ज से 100 हर्ट्ज, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिएगा मानव कानों के लिए श्रव्य की आवृत्ति का परास लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। यानी 20 से 20 हर्ट्ज का मतलब फ्रेंड्स, तो 20 हर्ट्ज से कम अगर ध्वनि होगी तो आप सुन नहीं पाएंगे मानव, और 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि होगी तो उसको भी हम लोग नहीं सुन पाएंगे। यानी कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक अगर होगी, यानी कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होगा, तब हम लोग जो है कि उस ध्वनि को सुन सकते हैं। ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न था जो कि आपके क्लास 8th की NCERT साइंस में दिया गया है और क्लास 10th में भी दिया गया है। ठीक है, यहाँ से देखिएगा लगभग 20 कंपन प्रति सेकेंड से कम आवृत्ति की ध्वनि मानव कान नहीं सुन सकता है। यह कह सकते हैं कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियाँ मानव कान द्वारा संसूचित नहीं की जा सकती हैं। ऐसी ध्वनियों को अश्रव्य ध्वनि कहते हैं। उधर लगभग 20,000 कंपन प्रति, यानी कि 20 के का मतलब 20,000 होता है। ठीक है, तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियाँ भी मानव कान द्वारा संसूचित नहीं है। तो ये मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था। और देखिए कुछ जंतु 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति ध्वनियों को सुन सकते हैं। कुत्तों में यह क्षमता होती है। ठीक है, और पुलिसकर्मी उच्च आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करने वाली सीटियों का उपयोग करते हैं जिसे कुत्ते सुन सकते हैं लेकिन मानव नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। अतः मानव कानों के लिए श्रव्य की आवृत्ति का परास लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। ठीक है, तो यहाँ से इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, आवृत्ति को मापा जाता है, यानी कि आवृत्ति को किस में मापा जाता है, क्या रेडियन में, या मीटर प्रति सेकंड में, या वाट में, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिएगा आवृत्ति को हम लोग जो है कि किस में मापते हैं, तो आवृत्ति को हम लोग हर्ट्ज में मापते हैं। ठीक है, आवृत्ति को हम लोग हर्ट्ज में मापते हैं। इसको HZ से जो है कि प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं। ठीक है, तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो उपर्युक्त में से आपका जो है कि कोई नहीं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर E। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए कहाँ पर पूछा गया है, तो यहाँ पर देखिए ये 65वीं BPSC प्री 2019 में, और यहाँ से एक और देखिए ये जो है कि 64वीं BPSC प्री 2018 में, यानी कि ये लगातार 2 वर्षों से पूछा जा रहा है ये प्रश्न था। ठीक है, देखिए आवृत्ति को मापा जाता है। देखिए फ्रेंड्स ये मैं BPSC के मेन सर्विस के एग्ज़ाम में, यानी कि BPSC के PCS के एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछा जा रहा है। मैं इसको आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स अगर उतने बड़े एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछा जा रहा है तो आपके TRE के एग्ज़ाम में ये प्रश्न जो है कि अनिवार्य रूप से दोहराए जाएंगे। ठीक है, देखिए आवृत्ति को मापा जाता है ऑप्शन नंबर A हर्ट्ज में। ठीक है, तो इसको आप जो है कि देख लीजिएगा। और यहाँ से देखिए आवृत्ति का SI मात्रक भी हर्ट्ज होता है, इसलिए इसको हर्ट्ज में मापते हैं। हर्ट्ज में आवृत्ति को मापा जाता है, इसे HZ से दर्शाते हैं। एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति के ध्वनि को सुनने में सक्षम होता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? क्या ध्वनि की तीक्ष्णता जो है कि ध्वनि के वेग से निर्धारित की जाती है, या ध्वनि के आयाम से, या ध्वनि के तरंग दैर्ध्य से, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिएगा ध्वनि की जो तीक्ष्णता होती है ये जो है कि निर्धारित की जाती है ध्वनि के तरंग दैर्ध्य से। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स जो है कि C बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसको आप जो है कि नोट डाउन कर लीजिएगा। और देखिए फ्रेंड्स ये मैं NCERT और SCERT बुक से जहाँ से प्रश्न बनाता हूँ या प्रीवियस ईयर इसलिए दिखाता हूँ ताकि फ्रेंड्स आप स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आप जो है कि अपने फ़ोन में जो है कि रिवीजन ऐसे स्वीप करके, जैसे फ़ोटो आप देखते हैं वैसे करके आप जो है कि डेली 15 प्रश्नों को, मान लीजिए सुबह में आपने पढ़ लिया, शाम को सोते टाइम एक बार आप जो है कि 15 प्रश्नों को देख लिए तो आपको रिवाइज हो जाता है। ठीक है, यहाँ से देखिए ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ऑप्शन नंबर C ध्वनि के तरंग दैर्ध्य के द्वारा। देखिए 68वीं BPSC प्री 2023 में ही ये प्रश्न जो है कि आपका पूछा गया था BPSC के मेन एग्जाम में, PCS के एग्जाम में। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं।
मायोपिया वह बीमारी है जिससे व्यक्ति देख नहीं पाता है। देखिए मायोपिया मायोपिया मान लीजिए कि मायोपिया वह बीमारी है जिसमें मायोपिया जिस व्यक्ति को हो जाएगी तो वह व्यक्ति देख नहीं पाएगा। यानी कि कैसे क्या नहीं देख पाएगा? क्या वो दूर की वस्तुएं नहीं स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएगा, या पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएगा, या पास की तथा दूर की दोनों की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएगा, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए मायोपिया होता क्या है? तो मायोपिया फ्रेंड्स निकट दृष्टि दोष का ही ये इंग्लिश है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष को ही हम लोग मायोपिया बोलते हैं इंग्लिश में। और निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति में, जिसको निकट दृष्टि दोष रहेगा, वो निकट की वस्तु को तो देख लेगा, लेकिन फ्रेंड्स ये दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है स्पष्ट रूप से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि ए बिल्कुल जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से फ्रेंड्स इसको भी देख लेते हैं। ये देखिए आपका जो है कि कहाँ पर पूछा गया था, तो बीपीएससी टीआरई के एग्जाम में। देखिए बीपीएससी स्कूल टीचर 11-12 वाले एग्जाम में 15/12/2023 को ये प्रश्न पूछा गया था। मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता है। ऑप्शन नंबर ए, दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, जिस व्यक्ति को मायोपिया नामक या निकट दृष्टि दोष नामक बीमारी हुई रहती है। ठीक है, और यहाँ पे ये भी देख लीजिए। देखिए मायोपिया निकट दृष्टि दोष को ही बोलते हैं। ठीक है, में नज़दीक की वस्तु को स्पष्ट देख लेता है लेकिन दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। और देखिए जिसको निकट दृष्टि दोष रहेगा उस व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस जो है कि अगर का उपयोग करेंगे तो इसका जो है कि निवारण किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। और यहाँ से देखिए अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? यानी कि फ्रेंड्स आपके पास एक अवतल लेंस है, उसमें आप वस्तु को कहाँ पर रखेंगे कि प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर का बने। ठीक है, क्या फोकस पर रखेंगे, या वक्रता के केंद्र पर रखेंगे, या फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे वस्तु को। ठीक है, अवतल दर्पण में वस्तु को वक्रता के केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब हमें कैसा मिलेगा? वास्तविक मिलेगा, उल्टा मिलेगा और वस्तु के आकार के बराबर का मिलेगा, न छोटा न बड़ा, बिल्कुल बराबर का मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे इसको। देखिए ये कहाँ पर पूछा गया है, तो देखिए ये 69वीं बीपीएससी प्री। देखिए फ्रेंड्स जो बीपीएससी हाल ही में जैसे 67वीं हो गया, ठीक है, 68वीं हो गया, 69वीं हो गया, 17वीं हो गया, इन 4-5 वर्षों का आपको जो है कि प्रीवियस ईयर देखना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप टीआरई का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। ठीक है, या दे रहे हैं। ठीक है, देखिए अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर सी, वक्रता के केंद्र पर होगी। अवतल दर्पण वस्तु को वक्रता के केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब हमें वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर का मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं और इसको देख लेते हैं। देखिए ये आपके जो है कि क्लास 10th की एनसीईआरटी साइंस में दिया गया है। देखिए ये दिया गया है क्लास 10th की। ठीक है, क्लास 10th में मैं इसको पढ़ा भी दिया हूँ। और यहाँ से देखिए किसी अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की विभिन्न स्थितियों के बने प्रतिबिंब। देखिए यहाँ से समान साइज का, न छोटा न बड़ा, वास्तविक और उल्टा, और यहाँ से देखिए केंद्र पर। ठीक है, वक्रता के केंद्र पर अगर वस्तु को रखेंगे अवतल दर्पण होगा तो वस्तु के बराबर साइज, समान साइज, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रश्न जो है कि आपका बनाया गया था, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आप एक नज़र में इसका रिवाइज जो है कि कर लेंगे। ठीक है, और देखिए ये जो है कि थोड़ा सा बाद में लग गया है। यहाँ से देखिए प्रमुख रूप से दृष्टि के 3 सामान्य अपवर्तन दोष होते हैं। पहला निकट दृष्टि दोष, दूसरा दीर्घ दृष्टि दोष, और तीसरा क्या होता है? जरा दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को ही देखिए मायोपिया बोलते हैं। और ऊपर यही जो है कि प्रश्न पूछा गया था कि किसी व्यक्ति को मायोपिया नामक बीमारी है तो वह क्या देख पाएगा? तो वो जो है कि निकट दृष्टि दोष है, यानी कि निकट की वस्तु को देख लेगा लेकिन दूर की जो है कि वस्तु को नहीं देख पाएगा। ठीक है, तो ये जो है कि यहाँ से ये क्लास 10th की एनसीईआरटी साइंस से जो है कि मैं क्लिक किया हूँ फ़ोटो, और यहाँ से देखिए निकट दृष्टि दोष, इसको मायोपिया बोलते हैं। और यहाँ से देखिएगा
निकट दृष्टि दोष युक्त व्यक्ति निकट रखी वस्तु को स्पष्ट देख लेता है परंतु दूर रखी वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख पाता है, ठीक है। और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का जो है कि उपयोग अगर करेंगे तो इस दृष्टि दोष को जो है कि दूर किया जा सकता है, ठीक है। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता है? क्या आवृत्ति नहीं बदलती है, या आयाम नहीं बदलता है, या वेग नहीं बदलता है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करता है तो जो है कि आवृत्ति नहीं बदलती है, ठीक है। आवृत्ति में जो है कि कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आवृत्ति आपका कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए में है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अब देख लेते हैं फ्रेंड्स हम लोग आगे। ये प्रश्न देखिए कहाँ पर पूछा गया है। तो ये प्रश्न देखिए आपके बीपीएससी स्कूल टीचर 9 to 10 वाले एग्जाम में जो है कि 8/12/2023 को ये प्रश्न जो है कि पूछा गया था। एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता है? ऑप्शन नंबर ए आवृत्ति नहीं बदलती है। अब इसका जो है कि डिटेल देख लेते हैं। तो देखिए एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन होता है, यानी कि तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन होगा लेकिन आवृत्ति में जो है कि कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा जब एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स देख लेते हैं आगे 14 नंबर का प्रश्न। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा, यानी कि मान लीजिए कि आपके पास एक अवतल लेंस है, ठीक है। अवतल लेंस से आपको प्रतिबिंब कैसा बनाना है? आभासी, सीधा और बिंब से यानी कि वस्तु से बड़ा बनाना है। तो वस्तु को आप कहाँ रखना पसंद करेंगे या कहाँ पर रखेंगे? क्या मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे, या दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच रखेंगे, या वक्रता केंद्र पर रखेंगे, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो देखिए फ्रेंड्स किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हम आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा तब पाएंगे जब वस्तु को हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर दर्पण के ध्रुव P तथा फोकस दूरी F के बीच में रखेंगे, ठीक है। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में रखेंगे और अवतल दर्पण में, तो प्रतिबिंब हमें कैसा प्राप्त होगा? आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा, ठीक है। ये मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ। और यहाँ से देखिए सबसे पहले देखिए फोकस दूरी को F से दर्शाते हैं, ध्रुव को P से दर्शाते हैं और वक्रता केंद्र को C से दर्शाते हैं, ठीक है। तो P ध्रुव है और यहाँ से देखिए ध्रुव और फोकस दूरी के बीच में रखेंगे, दर्पण के पीछे रखेंगे तो देखिए बड़ा बनेगा और यहाँ से देखिएगा ये बड़ा भी बनेगा और आभासी और सीधा भी बनेगा और अवतल दर्पण यहाँ पर है, ठीक है। तो ये मैं ऊपर भी बता चुका हूँ। और यहाँ पे देखिए केंद्र पर रखेंगे तो समान साइज का बनेगा, न बड़ा न छोटा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो यहाँ से 2 प्रश्न मैं बनाया था, दोनों प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स आगे सोनार तकनीक निम्न में से देखिए सोनार तकनीक में किन तरंगों का उपयोग होता है? इस तरह का प्रश्न सोनार तकनीक से संबंधित आपके TRE 3.0 री एग्ज़ाम PRT में प्रश्न पूछा था। तो सोनार तकनीक में किन तरंगों का उपयोग होता है? क्या सोनार तकनीक में एक्सरे तरंगों का उपयोग होता है, या इंफ्रारेड तरंगों का उपयोग होता है, या माइक्रोवेव तरंगों का उपयोग होता है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए फ्रेंड्स जो ये आपकी होती हैं सोनार तकनीक जो होता है इसमें फ्रेंड्स जो है कि अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। किसका? अल्ट्रासोनिक तरंगों का जो है कि उपयोग किया जाता है। कहाँ पर? सोनार तकनीक में, ठीक है। तो यहाँ से अल्ट्रासोनिक तरंगे आपके किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो उपर्युक्त में से कोई नहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इससे प्रश्न आपके TRE के एग्ज़ाम में जरूर आ सकता है, ठीक है। अब देखिए इसको, ये देखिए इस प्रश्न को मैं इसलिए कराया हूँ क्योंकि TRE 3.0 में सोनार तकनीक से संबंधित एक प्रश्न पूछा था। देखिए BPSC BAO का एग्ज़ाम लेती है और BPSC BAO के एग्ज़ाम में मार्च 2024 में ये प्रश्न जो है कि आपका पूछ लिया था। सोनार तकनीक में डाट उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स अल्ट्रासोनिक तरंगों का
उपयोग होता है सोनार तकनीक में। ठीक है, अल्ट्रासोनिक तरंगों का जो है कि उपयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स देखिए सोनार, देखिए सोनार का फुल फॉर्म क्या है, साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग। ठीक है, एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग महासागरों के अन्वेषण तथा मानचित्र में किया जाता है। इस तकनीक में अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है। अल्ट्रासोनिक उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगें होती हैं। इन तरंगों की आवृत्ति 20,000 किलो हर्ट्ज से भी अधिक होता है। ठीक है, तो ये आप जो है कि इसको याद रखिएगा, आप स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए।